नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पर घर के साथ एक बार के सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, मणिपुर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बाद अब सीधे डीजीपी से पूछा है सवाल। दोस्तों, कानून व्यवस्था देखने वाले सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी को तलब किया गया है। बताएंगे क्या डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई करके पूरे महकमे को एक जवाब देने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में डिटेल में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे दोस्तों। वहीं पर पार्लियामेंट में दिल्ली सेवा बिल को पेश किया गया, लेकिन जबरदस्त विरोध के बाद एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है दोस्तों। वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर सीएम प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान इतने ज्यादा बोर हो गए कि जमकर झपकियां लेते नजर आए हैं। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। वहीं पर अखिलेश यादव की अपने प्रवक्ताओं के साथ बैठक, बताएंगे आपको बीजेपी से 24 की लड़ाई में किस तरीके से टक्कर लेना है, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में जानकारी दी है दोस्तों। इसी के साथ में नीतीश कुमार को बिहार में मिली है बड़ी राहत, बताएंगे आपको बीजेपी और उसके सहयोगियों की राजनीति को यह तगड़ा झटका हो सकता है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डेट का ऐलान कर दिया गया है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री को पद से बीजेपी नहीं हटा रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से डीजीपी को तलब करना एक अच्छा कदम है और मणिपुर हिंसा के मामले पर और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मणिपुर में हिंसा मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य के मामलों के घटित होने और FIR दर्ज करने में काफी चूक हुई है। मणिपुर में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरीके से ध्वस्त होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार के साथ साथ मणिपुर पुलिस को भी जमकर फटकार लगाई है दोस्तों। इसके साथ ही जांच में असमर्थ रहने पर पुलिस की जमकर आलोचना की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ मणिपुर की हिंसा से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। शीर्ष अदालत ने राज्य में कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति के लिए मणिपुर पुलिस की जमकर आलोचना करते हुए जांच करने में असमर्थ बताया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर कानून व्यवस्था लोगों की रक्षा नहीं कर सकता तो वो सुरक्षा के लिए कहां जाएंगे। राज्य पुलिस मामले की जांच करने में असमर्थ दिखाई दे रही है। राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं बची हुई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मणिपुर के DGP राजीव सिंह को भी तलब किया है और सोमवार को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति का अनुरोध किया गया, ताकि ये समझा जा सके कि जघन्य प्रकृति के अपराध मामले पर जांच क्यों धीमी की जा रही है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि मणिपुर के DGP शुक्रवार को दोपहर 2 बजे अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो और अदालत को जवाब देने की स्थिति में हो। DGP अपराध की प्रकृति के आधार पर FIR को सारणीबद्ध तरीके से डेटा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों DGP साहब को अब सीधा सुप्रीम कोर्ट से ही फटकार लग रही है, यानी DGP साहब की अब संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जवाब दिया गया है उस पर जानकारी दे, और सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है तो पूरी रिपोर्ट के साथ पहुंचे, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरी पावर है कि वो DGP के खिलाफ कार्रवाई करे और यहाँ तक कि नौकरी से भी निकाला जा सकता है। और ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सरकार से सवाल पूछने की जगह अब सीधा DGP को तलब किया जाना कहीं न कहीं मणिपुर के मामले को लेकर एक अच्छी पहल है और एक जिम्मेदारी फिक्स की गई है। देखते हैं इस मामले पर आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। आपको बता दें कि 6000 FIR होने के बावजूद मात्र कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज है दोस्तों। साथ साथ लोकसभा में पेश हुआ विवादित दिल्ली सेवा विधेयक इंडिया गठबंधन के लोगों ने जोरदार विरोध किया। राज्यसभा में सरकार की असल परीक्षा शुरू हो गई है। राज्यसभा में बीजेपी को BJD और YSR कांग्रेस का साथ जरूरी है। दोनों के राज्यसभा में 9 सांसद है। BJD ने इस बिल पर बीजेपी के लिए मुश्किलें थोड़ी आसान कर दी है दोस्तों। बीजू जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने की बात कही है, यानी इस कानून का समर्थन करने की बात कही है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी का समीकरण पूरी तरीके से कमजोर होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी इस पर कोई वोटिंग नहीं हुई है दोस्तों। राज्यसभा में इस कानून को रोका जा सका है और ऐसे में बीजू जनता दल और YSR-CP कांग्रेस इन दोनों का रुख काफी अहम रहने वाला है। देखते हैं आम आदमी पार्टी की ओर से इन दोनों पार्टियों को मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता, क्योंकि राज्यसभा के अंदर अगर रोक लेंगे तो ही ये रुक पाएगा, वरना लोकसभा के अंदर तो बीजेपी के पास काफी ज्यादा मजबूत मेजोरिटी है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मोदी सरकार ने बीते 5 साल में 3000 करोड़ रुपए केवल प्रचार में खर्च कर डाले। मोदी सरकार ने बीते 5 साल में प्रचार पर 3064 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें प्रिंट मीडिया पर 1338 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 1273 करोड़ रुपए खर्च किए गए और आउटडोर प्रचार में 452 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां पर वह एक भाषण दे रहे थे, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री की शायद मन की बात की तरह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुन पाए, और जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तब एकनाथ शिंदे जमकर झपियां लेते नजर आ रहे थे, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और एकनाथ शिंदे दोनों पर निशाना साधा है। साथ साथ दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव पर
बहस 8 अगस्त को होने वाली है। प्रधानमंत्री 10 तारीख को जवाब दे सकते हैं लोकसभा के अंदर। साथ दोस्तों लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि इंडिया घटक दलों के द्वारा जो बीजेपी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया गया है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया है, इस पर 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में चर्चा होगी। 8 और 9 तारीख में विपक्ष और इंडिया गठबंधन के लोग अपना बयान देंगे दोस्तों, जबकि 10 तारीख को प्रधानमंत्री का भाषण होने वाला है। इसके बाद वोट डाले जाएंगे। देखते हैं मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री मोदी से किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री पर कैसे दबाव बनाया जाएगा। मणिपुर पर जवाब देने के लिए साथ साथ अखिलेश यादव की प्रवक्ताओं के संग मीटिंग खत्म हो गई है। बीजेपी के हिंदू मुसलमान एजेंडे की बजाय महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने प्रवक्ताओं को स्पष्ट कर दिया है कि आप लोग बीजेपी के एजेंडे से सतर्क रहिए और संभल कर प्रतिक्रिया दीजिए। महंगाई, बेरोजगारी और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर बोलिए। हिंदू मुस्लिम एजेंडे के बजाय महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा करिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सरकार की विफलताएं जनता को गिनवाइए। इस तरीके से अखिलेश यादव की ओर से डिटेल में जानकारी दी गई है दोस्तों। उन्होंने प्रवक्ताओं को बताया है कि बीजेपी के पास कोई नया मुद्दा नहीं है। ये एक बार फिर से मंदिर मस्जिद का राग छेड़ने वाले हैं। अपने प्रवक्ताओं को सचेत करते हुए अखिलेश यादव ने ये बातें स्पष्ट की है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार में नीतीश कुमार सरकार को जातिगत जनगणना कराए जाने के मामले पर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है दोस्तों। बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वे को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही नीतीश कुमार को अब राज्य में जातिगत जनगणना करवाने के लिए हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में अब नीतीश सरकार जाति आधारित जनगणना को फिर से चालू करवा सकती है, जिसे रुकवा दिया गया था। कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी दोस्तों, इन सभी को खारिज कर दिया गया है। अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि जज ने यह फैसला सुनाया कि बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई है। अब ये सारे याचिकाकर्ता एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ बीजेपी और मीडिया ने पूरे देश में फैलाया नफरत का केरोसिन सिर्फ मोहब्बत से ही बुझेगी ये नफरत की आग। राहुल गांधी ने ये बयान जारी किया है दोस्तों। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी, मीडिया और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है। आप लोग राहुल गांधी की बात पर क्या कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सत्ता में आने के बाद पहली बार सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कोस्टल कर्नाटका क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को मोरल पुलिसिंग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु शहर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। सरकार की चेतावनियों के बावजूद क्षेत्र में मोरल पुलिसिंग के कई मामले सामने आए थे। पुलिस विभाग को इस दिशा में तमाम निर्देश दिए गए हैं। चाहे कुछ भी हो, किसी भी व्यक्ति के लिए कानून अपने हाथ में लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। हर चीज के लिए शुरुआती परेशानी होगी और सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस से इस संबंध में कार्रवाई शुरू करने को कहा है। इस बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और दक्षिण कन्नड़ जिले के जिला प्रभारी दिनेश गुंडू जो मंत्री भी है, उन्होंने भी कहा कि वर्चस्व हमले और भयावह माहौल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सांप्रदायिक ताकतें सरकार को बदनाम करने के लिए मुख्यमंत्री के कार्यों को बदनाम करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पुलिस से इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। साथ साथ दोस्तों दिल्ली अध्यादेश बिल और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नवीन पटनायक की बीजू जनता दल का क्या रुख है, अब ये स्पष्ट हो चुका है दोस्तों। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए बीजू जनता दल के राज्यसभा के सांसद सुष्मिता पात्रा ने दावा किया है कि उनकी पार्टी सांसदों को व्हिप जारी करके संसद में मौजूद रहने के लिए कह रही है। बीजू जनता दल के 9 सांसद है। ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन को फायदा मिल सकता है, क्योंकि सपोर्ट की बात कही जा रही है। यानी आम आदमी पार्टी को अपने स्ट्रेटजी में थोड़े बदलाव भी करने पड़ेंगे। साथ साथ दोस्तों पॉक्सको केस में ब्रजभूषण को राहत मिली है। नाबालिगों ने क्लोजर रिपोर्ट को लेकर कोई विरोध नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से पहले उसे जमानत दिया गया और अब पॉक्सको के मामले पर ब्रजभूषण को राहत देते हुए क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई है, जिस पर किसी भी नाबालिग की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया है। आप लोग इसके पीछे क्या कुछ समझते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तोड़े गए बैरिकेडिंग, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के नेताओं को खदेड़ा है। अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने कहा कि नहीं सहेगा राजस्थान, और इसके बाद प्रदर्शन किया है दोस्तों बीजेपी के नेता और प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता गहलोत सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। इसके बाद बीजेपी के और भी नेता बड़ी बड़ी बातें करने लगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपस में ही इतनी ज्यादा तलखी है दोस्तों, जो उभर कर भी सामने आने लगा है। हालांकि भाजपा के कई सारे लोग एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एकजुटता चुनाव तक चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं पर बीएसपी यूपी में बीजेपी से कर सकती है गठबंधन, सीटों के तालमेल का फॉर्मूला तय हुआ है। बीते कई दिनों से भाजपा और जयंत चौधरी की RLD के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही थी। हालांकि अब दोनों तरफ से इसे लेकर इंकार कर दिया गया है और ऐसे में बीजेपी को
आरएलडी की तुलना में मायावती की बसपा ज्यादा मुफीद लग रही है। आपको बता दें कि पूर्वी यूपी में भाजपा ने सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को अपने साथ लाकर पहले ही अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन अब बीएसपी के साथ गठबंधन को लेकर न्यूज आर्टिकल छापे जा रहे हैं। दोस्तों, क्या वाकई बातचीत चल रही है? क्योंकि बीएसपी और बीजेपी में आपस में आजकल कोई तलखी देखने को नहीं मिल रही है। बीएसपी प्रमुख जब भी बयान देती है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ही देती है। बीजेपी के खिलाफ उनकी केवल एक नाम मात्र की टिप्पणी होती है। साथ साथ सपा के विधायक पूजा पाल और इंद्रजीत सरोज का बीजेपी में जाने की अटकलों को लेकर बड़ा बयान आया है। दिवंगत बसपा के विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को फिलहाल सपा से कौशाम्बी जिले के चायल सीट से विधायक के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही थी, जिस पर श्रीमती पाल की ओर से टिप्पणी की गई है। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को जोरदार तरीके से खंडन करते हुए कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, वो समाजवादी पार्टी में है और आगे भी समाजवादी पार्टी में रहेंगी। ऐसे में अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जुड़े दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल